नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर स्थित राजभवन में विश्वविद्यालयों की विशेष समीक्षा बैठक को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संबोधित किया और इस दौरान राज्यपाल ने तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत नवाचार अपनाते हुए नवीन उपकरणों के आविष्कार में भारत को अग्रणी करने और अधिक से अधिक पेटेंट स्वीकृत कराने को लेकर पाठ्यक्रम में बौद्धिक क्षमता विकास के लिए विशेष ध्यान देने आदि के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने और नेक एक्रीडिएशन के लिए विश्वविद्यालयों की ओर से की जा रही कार्यवाही के बारे में भी विशेष रूप से जानकारी ली। साथ ही कहा कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान उच्च शिक्षा में बेहतर बने, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और उन्होंने कहा कि इसके लिए यदि नियमों में और कोई कानून में बदलाव की भी आवश्यकता पड़ी तो किया जाएगा। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा, भारतीय ज्ञान, परंपरा और संस्कारों से नई पीढ़ी को जोड़ने और नई शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट पाठ्यक्रम तैयार करने पर अध्यापन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोगिता विभाग की समीक्षा बैठक की और बता दें आपको कि सीएम भजनलाल शर्मा ने यह अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि इस परियोजना को नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और भूमि आवाप्ति के लिए कार्यों में समन्वय के लिए विशेष रूप से अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। वहीं सीएम ने कहा कि संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल और सिंचाई के साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 2 सालों में इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य किया जाए। राज्य सरकार इसके लिए संबंधित विभाग को मानव संसाधन नियमों में सरलीकरण सहित अन्य सभी सहायता उपलब्ध कराएगी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े बहुचर्चित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट दाखिल की है, जिसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जयपुर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस पार्टी के विधायक और विधायक प्रत्याशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे और इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ईडी का फिर से दुरुपयोग किया है। ये सरकार विपक्ष की आवाज को रौंदना चाहती है, लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। इसी के साथ उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हाल ही में जयपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर और नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने इसे बचकाना हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के बहाने बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। ये वाकई कांग्रेस की बचकाना हरकत है। कांग्रेस इस देश को अपनी निजी संपत्ति समझना बंद कर दें। कांग्रेस भले ही 5 दशक से ज्यादा सत्ता में रही हो, लेकिन उन्हें समझना होगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। वहीं विधायक वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी को क्यों कोस रही है, यह समझ से परे है, क्योंकि जब इस मामले में शुरुआत की हुई तब तो केंद्र में सरकार यूपीए के नेतृत्व वाली कांग्रेस थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के समक्ष जेकेके के लिए की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बुधवार को पर्यटन भवन में शासन सचिव पर्यटन, कला और संस्कृति जेकेके महानिदेशक रवि जैन की वीसी द्वारा उपस्थिति में जेकेके की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने प्रस्तुतिकरण दिया। जेकेके के लिए आवंटित बजट राशि 8 करोड़ का रचनात्मक विकास कार्य करवाए जाने के निर्देश देने के साथ ही जेकेके संचालन के लिए कला और कलाकार का संरक्षण करने हेतु व्यावहारिक तौर पर राजस्व आधारित मॉडल विकसित
किए जाने निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कला और क्राफ्ट संरक्षित और विकसित करने के लिए संकल्पित है। कला और कलाकारों को नियमित मंच उपलब्ध हो तो कलाएं और क्राफ्ट जीवित और संरक्षित हो रहेंगे। उन्होंने जेकेके में विभिन्न प्रदर्शन स्थानों पर आने वालों को उस स्थान की विस्तृत जानकारी देने के लिए QR कोड लगाए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजस्थान किसान कांग्रेस की ओर से राज्य में किसान जागृति यात्रा जयपुर से बुधवार को रवाना हुई, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी टोंक की ओर से यात्रा का स्वागत किया गया। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव भगवान नामा के नेतृत्व में ये यात्रा टोंक पहुंची, जहां पर जिला संयोजक मोहनलाल मीणा और जिला प्रभारी संजय सिंह गुर्जर ने जिला कांग्रेस कमेटी में यात्रा, राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी महासचिव सत्यवीर यादव, प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार नाना और किसान कांग्रेस के संयोजक हिमांशु शर्मा का स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद वैरवा, उपाध्यक्ष शिवजी राम मीणा, सोशल मीडिया प्रभारी जर्रार खान मौजूद थे। हम पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। हमने इससे पहले लगभग 70% राजस्थान के जिले कवर कर लिए हैं। आज हम आगे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इन जिलों में जब हम जा रहे थे तो उसी वे में हम आज कोटा भी पहुंचे हैं, यहाँ टोंक भी पहुंचे हैं कि टोंक में किस प्रकार से किसानों के किस प्रकार की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। और किसान कांग्रेस का संगठन था नहीं, किसान कांग्रेस के संगठन को विस्तार करने के लिए बहुत मेहनती, जुझारू और संघर्षशील, जो किसानों की लड़ाई लड़ सकते हो, जो किसानों के साथ खड़े रह सकते हो, जो किसानों के हक के लिए किसान कांग्रेस को भी अपने साथ लगकर मजबूती से काम करे, इसी उद्देश्य से के लिए आज आपके जिले टोंक में हमारा आगमन हुआ है। सर, MSP कानून में कहीं ना कहीं कांग्रेस विफल नजर आ रही है। देखिए, आपको नहीं हुआ तो आया पहली बार। आपको मैं बताऊं, आप एक बार YouTube पर भी देख सकते हैं, आपके पास है 75% MSP पे काम हम कर चुके थे। हम लोग कोटा संभाग के दौरे पे हैं और किसान कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत करें, किसानों की समस्याओं को किस तरीके से, जो यहाँ के कोटा संभाग की हो या टोंक के किसानों की समस्या क्या है, इन सब चीजों को लेकर के उनको जानने के लिए, संगठन को विस्तार करने के लिए और संगठन को किस तरीके से हम मजबूत करके एक इन किसानों की आवाज को बना जाए, किसान कांग्रेस कैसे किसानों की आवाज बने, इस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ काफी यहाँ के जिलाध्यक्ष जी से, बाकी लोगों से, कार्यकर्ताओं से भी खूब चर्चा हुई है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में किसान कांग्रेस में एक मजबूत संगठन के रूप में यात्रा कब से निकालेंगे आप? किसानों की यात्रा जो है, कोटा संभाग की यात्रा आज से ही स्टार्ट है। हम लोग आज 12, फिर उसके बाद झालावाड़, कोटा और बूंदी का कार्यक्रम हमारा है। तो निश्चित तौर पे हम लोग लगातार पूरे राजस्थान में इस तरीके की यात्राएं निकाल रहे हैं, किसानों को जागृत करने का काम कर रहे हैं और तय है कि आने वाले समय में किसान, मजदूर और आम आवाम मिलकर के इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ने का काम करें। सर, क्या अहमदाबाद मीटिंग के बाद में हर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आईए के जिलाध्यक्ष या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पूछ चालू हुई है? अहमदाबाद की बात हो या उससे पहले कांग्रेस की रीति नीतियां तो बहुत अच्छी पहले से ही चल रही थी। उधर भारत निर्वाचन आयोग ने देश के राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भूमिका और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन दलों के बूथ लेवल एजेंटों को प्रशिक्षण देने की पहल की है। आयोग के प्रशिक्षण संस्थान IIIDEM नई दिल्ली में बुधवार से बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लगभग 280 BLA के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस नवाचार का शुभारंभ हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने अपनी तरफ से जो है पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो है राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया और इस आयोजन की परिकल्पना आयोग की ओर से 4 मार्च 2025 को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान की गई थी। प्रशिक्षण के दौरान BLA को कानूनी ढांचे के अनुसार जो है उनकी नामांकन अथवा नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। उधर कृषि, उद्यानिकी और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को मंत्री आपके द्वार जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत सवाई माधोपुर जिले के शेरपुर, उलियाना
और चकेरी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान करवाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को सरकार की कृषि, उद्यानिकी, विद्युत, शिक्षा सहित अन्य विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए आमजन को अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है। जन सुनवाई के दौरान कृषि मंत्री ने गर्मी के मौसम में किसी भी गांव को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए विधायक कोष से कई स्थानों पर बोरिंग हैंडपंप लगवाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ग्राम उलियाना में 1,43 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उलियाना का लोकार्पण भी किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में जयपुर जिले में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों की ओर से जिले में गिव अप अभियान के तहत अपात्रों की ओर से खाद्य सब्सिडी छोड़ने, खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के बाद नए लाभार्थियों को जोड़ने और खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़ने के लिए लंबित आवेदनों की स्थिति पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया गया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाई जाने से प्रदेश के करोड़ों खाद्य सब्सिडी धारकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में कार्य कर रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लगातार फील्ड विजिट कर योजनाओं की प्रगति के बारे में फीडबैक लें। खबर बयाना से है, जहां जनता की शिकायतों पर बयाना रूपवास विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने आगामी ग्रीष्मकालीन समय को देखते हुए अधिकारियों को पानी के बहाव, आपूर्ति की समयबद्धता और अंतिम छोर तक जल की उपलब्धता, पानी की टंकियों की सफाई को लेकर निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। आज बयाना स्थित पीएचडी कार्यालय का मैंने औचक निरीक्षण किया और जैसा कि लगातार थोड़ी शिकायतें भी आ रही थी कि ग्रीष्मकालीन ऋतु शुरू हो गई है और पानी की बहुत प्रॉब्लम कई क्षेत्रों में हो रही है, तो पूरा जायजा लेकर देखा कि कर्मचारी अधिकारी क्या काम कर रहे हैं और उनको स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की कोई भी परेशानी है पानी से संबंधित, उनका निराकरण शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए और जो जो स्कीमें चल रही हैं उनका काम कैसे क्वालिटी बेस हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसको भी लेकर मैंने निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को। साथ ही रूपबास क्षेत्र में भी बहुत दिक्कत आ रही है पानी को लेकर और लगातार जनता की शिकायतें हैं दोनों ही क्षेत्रों में, पूरी विधानसभा क्षेत्र में। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि जहां पर पानी की हम सप्लाई रेगुलर रूप में नहीं दे पा रहे हैं वहां पर कैसे हम टैंकरों से सप्लाई करें, इसके लिए भी निर्देश दिए हैं। और कोई भी जनता को सर्वाइव नहीं करना पड़े, समस्या का शीघ्र निर्णय हो, समाधान हो, इसके स्पष्ट निर्देश मैंने प्रशासन को दिए हैं। और आवश्यकता पड़ने पर हम ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाओं के लिए निमित्त हमें क्या करना है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी पूरा समय लगेगा, पीएचडी को अभी पूरा काम करना है और यही सीजन का टाइम है। तो जनता को कम समय में ज्यादा से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हो, ऐसा काम हो, इसके निर्देश मैंने अधिकारियों को दिए। राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर टोंक में महिला थाने के एएसआई रविंद्र सिंह राजावत को मुख्यमंत्री सराहना सेवा पदक से सम्मानित किया गया। बता दें कि उनको ये सम्मान अजमेर रेंज के डीआईजी ओम प्रकाश की ओर से राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह में दिया गया। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड में सेरेमोनियल परेड का आयोजन हुआ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने परेड की सलामी ली। घुड़सवारों ने स्टैंडिंग सैल्यूट और
टेंट पेंगिंग का प्रदर्शन किया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों को उत्तम और अति उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस का सहयोग करने वाले नागरिकों का भी सम्मान किया गया है। क्विज प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को नगद पुरस्कार दिए गए और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पुलिस कार्मिकों को सम्मानित किया गया है। साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में चयनित पुलिस कार्मिकों के बच्चों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रमों में जिले का इतिहास, साइबर सुरक्षा, यातायात नियम, अपराध, नशे और हथियारों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई है। बता दें कि घुड़सवार राइडिंग मैदान में पौधारोपण किया गया। उधर बानसूर कस्बे के सवासतिया वाले हनुमान मंदिर में विशाल मेले और कुश्ती अखाड़े का आयोजन किया गया। धरती चीर कर निकले चमत्कारी हनुमान बाबा के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बताया जाता है कि बजरंगबली के प्रति लोगों की सद्भावनाएं जुड़ी हैं और हनुमान बाबा के मेले के दिन हर घरों में खीर चूरमा बनाया जाता है, जहां पर बाबा की जोत देखकर खुशहाली की कामना की जाती है। मेले में युवा संगठन की ओर से निःशुल्क खाद्य पदार्थ वितरित किए गए और मेले में भंडारे का आयोजन किया गया। मेले में दुकानों का ग्रामीण खरीदारी करते नजर आए, तो वहीं शाम को कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें नाम चिन्ह पहलवानों ने कुश्ती लड़ी। आखिरी कुश्ती कॉमेडी की 21,000 रुपए की लड़ी गई और जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंचे। बाबा के प्रति बाबा उनकी सुनते हैं। चमत्कारी बाबा है, नीचे से धरती फाड़ कर निकले हुए बाबा हैं। बहुत ज्यादा आस्था है। बानसूर कस्बे में ये पहला मंदिर है जिसमें इतने लोग श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में हर मंगलवार को, शनिवार को लोग आते हैं और मेले पे तो आप देख ही रहे हो ना श्रद्धालुओं की भीड़। इससे पता लगता है बाबा के प्रति कितनी श्रद्धा है लोगों में। कितने श्रद्धालु रोज यहाँ देखने आते हैं। उधर 19 मार्च को नोखा के एक ही परिवार सेन समाज के 6 लोगों की देशनोक ओवरब्रिज पर सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना लगाते हुए प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूंका। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और प्रत्येक परिवार में एक संविदा पर नौकरी की मांग की है, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर गौर नहीं करने पर समाज के लोगों में रोष है। पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में ऐसी घटनाएं घटित होने पर 50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देने का प्रावधान था, लेकिन आज 26 दिन बीत जाने पर भी मुख्यमंत्री कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। समाज के लोगों का देशनोक पुल हादसा संघर्ष समिति के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। समाज के लोगों ने कहा कि जब तक उनकी जो मांग है पूरी नहीं होती, धरना जारी रहेगा। धरने में बीकानेर के 36 कौम के लोग शामिल। देखिए, जैसा अभी गोविंद जी ने बताया कि इस प्रकार की जो बड़ी दुर्घटनाएं जब भी प्रदेश में हुई है, अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में इस तरह की जितनी भी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, तो उसमें 50-50 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज सरकार ने खुद आगे चल करके दिया है। और आज 26 दिन हो गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी उन्होंने ट्वीट तो कर दिया, दुख तो प्रकट कर दिया, लेकिन इन परिवारों को आर्थिक सहायता देने का जो सरकार का नैतिक दायित्व था, उस नैतिक दायित्व को उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारी जिला प्रशासन के माध्यम से सर्व समाज के लोग यहाँ आज संघर्ष समिति के साथ हम बैठे हैं। हमारी मांग यही है कि 6 परिवारों में आज कोई कमाने वाला नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। सरकार को नैतिकता का दायित्व निभाते हुए तत्काल ये निर्णय लेना चाहिए कि प्रत्येक परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये कोई नई मांग हम नहीं कर रहे। इस प्रकार की बड़ी घटनाओं में हमेशा 50 लाख रुपए की सहायता पहले दी जाती रही है और भजनलाल जी को और इनकी सरकार को तत्काल इन 6 परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को अनुगम पर नियुक्ति देनी चाहिए। और इस मांग पर हम पहली और अंतिम मांग हमारी यही है कि जब तक हमारी ये मांग नहीं मानी जाएगी, बीकानेर के सैन समाज के लोगों के साथ सर्व समाज और पूरी संघर्ष समिति इनके साथ खड़ी रहेगी और ये आंदोलन जब तक नहीं थमेगा, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। देखिए, आप जानते हो कि देशनोक के अंदर पिछली 19 तारीख 6 हमारे जो लोका के निवासी थे नाई समाज से, उनकी दर्दनाक मौत हो गई और जिला कलेक्टर महोदया ने वहां जांच करवाई
वो पुल जो है उसमें उसकी डिजाइन गलत की है। पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई है। मुझे जानकारी मिली है कि देशनोक थाने में आज तक 40 FIR दुर्घटना की दर्ज हुई है उस पुल के संबंध में। हमारी डिमांड है कि एक तो पुल को तुरंत तोड़ करके दोबारा बनाया जाए। दूसरा, जब सरकार की कमी के कारण हमारे आदमी 6 चले गए, हमारी डिमांड है कि प्रत्येक आदमी को 50 लाख का मुआवजा और 1 को सुविधा की नौकरी। 3 हमारे नौजवान भरूगांव के मेघवाल समाज और 3 चले गए कमणीसर और 1 था सेरुना का, उनके भी पर्दे लगे। जैसे उनको पता लगा कि नाई समाज पूरा सड़कों पे आ गया है, उनके साथ बदतमीजी हुई है। अभी तक वहां ट्रक नहीं पकड़ा गया है। ट्रक टोल से निकला था, जो मुकदमा दर्ज है सेरुना में, उसमें अभी तक ट्रक भी नहीं पकड़ा। तो हमारी SP साहब से मांग है कि तुरंत ट्रक को गिरफ्तार करावें। और अभी एक और दुर्भाग्य की बात है, जो चिरंजीवी योजना के अंदर पहले हमारी सरकार तो 10 लाख देती थी, लेकिन ये निकम्मी सरकार है बस भाजपा की, इसने 5 लाख कर दिया। अभी तक जो ये 12 मौतें हुई है, 6 और 6 12 एक ही दिन में, अभी तक इनको 1 रुपए की सहायता नहीं मिली। इसलिए पुल की कमी के कारण जो 6 मौत हुई है, हमारी 50-50 लाख की मांग है। और भरू और जो इसमें गैरसर में घटनाएं हुई, उसको लेकर के भी लोग हमारे साथ में बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी है, पीड़ित परिवार बैठे हैं। और हमारा संकल्प है, जब तक सरकार इनको आर्थिक मदद नहीं करेगी, हम लोग धरने से हटने वाले नहीं हैं। आज हमारे भंवर सिंह जी साथ में हैं, देशनोक इनका इलाका है, इन्होंने भी पूरा समर्थन दिया है। हमने संघर्ष समिति बनाई। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेशनल हेराल्ड मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राठौड़ ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के प्रदेश भर में जो है और देश भर में धरने प्रदर्शन करने की घोषणा पर कहा कि धरना प्रदर्शन उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। राठौड़ ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 1937 में नेशनल हेराल्ड शुरू हुआ था। उस समय 5000 शेयर होल्डर थे। ये संपत्ति स्वतंत्रता सेनानियों की है, किसी खानदान की जागीर नहीं है। ये कंपनी जब बन रही थी तब सरदार पटेल ने इसके लिए हो रहे धन संग्रह पर सवाल उठाया था कि किस तरह जो है लोगों से पैसा लिया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता ने भी इसके लिए धन इकट्ठा किया था, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानियों की प्रॉपर्टी थी वो अब खानदान की प्रॉपर्टी बना दी गई। खबर चूरू के तारानगर से है, जहां पर पांडुसर उपखंड से लेकर तारानगर के कई गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए डाली जा रही DI पाइपलाइन ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से जमीन की ऊपरी सतह पर ही डाली जा रही है और जिसका किसान जमकर विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि विभाग की ओर से सरकारी मानकों को ताक पर रखकर DI पाइपलाइन डाली जा रही है, जो कि विभागीय मानकों के अनुसार पर्याप्त गहराई में नहीं है। इतना ही नहीं, मेहरासर उपाध्यान फांटे के पास से किसानों के खेतों से बिना पूछे ही ठेकेदार आनन फानन में DI पाइपलाइन डाल रहा है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। एक किसान के खेत में तो ठेकेदार ने सिंचाई के लिए दबाई गई 8 इंच पाइपलाइन को भी तोड़ दिया, जिसका किसान ने जो है विरोध कर काम बीच में ही रुकवा दिया। वहीं किसानों ने पूछा कि बिना पूछे उसके खेतों में पाइपलाइन डालने का भी विरोध किया है और किसानों ने उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ये मेरी कृषि भूमि है, इसमें मेरी कुएं से डिग्गी तक पाइपलाइन डाली हुई है। मेरे बिना अनुमति ले बिना मेरे लाइन डालने लग रहे हैं और मेरी लाइन तोड़ दी गई। एक पाइप कम से कम मेरा 5000 रुपये का आता है। मेरी लाइन मेरी समस्या हल करके अनुमति लेके लाइन डाली जाए आगे। सर आपसे नहीं पूछा था पाइपलाइन डाल रहे? मेरे से किसी ने नहीं पूछा, किसी ने पूछ लो, आपने जो ऑपरेटर है भाई इन्हें पूछ लो, चाहे लाइन डाला उसने पूछ लो, मेरे को कहीं फोन किया है, कहीं पूछा है, मेरे को बुलाया, किसी से नहीं पूछा है। तो आपको कब पता चला पाइपलाइन? मैं तो अभी जा गए हूँ, मेरी बहन ब्याही हुई है, उस दाग में जा गए हूँ। मैं तो मोटरसाइकिल लेके रिश्तेदार इसमें आया हूँ। जान तो मेरी गेहूं पड़ी है खेत में, मैं आप गेहूं संभाल जाऊँ। जब मन JCB पाइप डाले लगे, मैं आपको कभी पाइप ने गट दिया आया मौके पर कटेरू मिलो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।